नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। ये जो हम पेपर देख रहे थे प्रीवियस पेपर्स में नेट परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें हम जून 2010 का पेपर हमने देखा था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इसमें 26 से लेकर और 50 तक चलेंगे। जून 2010 का ये नेट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए, सूची 1 और सूची 2 को हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे जो मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम है, ये कौन से ईयर से संबंधित है, कौन से साल से संबंधित है, उसे हमें यहाँ पे इन सब को देखते हुए मिलान करना है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो बना था ये 1909 से संबंधित था, आप सभी को पता है। मांटफोर्ड सुधार, ठीक है, मांटफोर्ड सुधार जो था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जिसे हम कह सकते हैं, ये जो हुआ आपका ये 1919 से था, ठीक है। इसके बाद में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो हुआ आपका ये हुआ 1905 में। और गृह शासन आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो हुआ ये आपका 1916 में, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम जब देखते हैं तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारे सामने आता है, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27, निम्नांकित का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, हमें ये सही तरीके से बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें घटना घटित हुई वो हुई एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला, ठीक है। इसके बाद में जो घटना घटित होती है वो आपकी होती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, ठीक है। और इसी के साथ फिर इसके बाद में होती है आपकी आंतरिक आपातकाल की स्थिति, और फिर आपकी होती है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, इस प्रकार से ये घटना घटित होती है। कालानुक्रमिक अनुक्रम सही ये है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है अपना, निम्नांकित का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम हमें बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबसे पहले इनमें से कौन सा और बाद में कौन सा बना, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सही कालक्रम में हम देखेंगे तो सबसे पहले इनमें आएंगे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इसके बाद में आपके आएंगे मोरारजी देसाई, इसके बाद में आएंगे चरण सिंह, और फिर आएंगे आपके वीपी सिंह। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो निकल के आता है 28 क्वेश्चन में वो आता है ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1, 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इसी प्रकार से हम पूरे 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेंगे। अभिकथन और कारण से संबंधित है, तर्क से संबंधित है। तो अभिकथन क्या है, मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित है। तर्क है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कथन है और तर्क है उसके लिए हम जब आंसर देखते हैं तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए उपबंधित किए गए हैं, ये हमें पता है। यदि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके विरुद्ध कोई भी भारतीय जो उच्चतम न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर सीधे अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पर कथन और तर्क दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, ओके जी। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। फिर से यहाँ पर कथन और कारण का है, भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियां हैं। भारत में संघीय व्यवस्था है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में हमें सही जो लग रहा है उसे हमें छांटना है। तो भारत में संघीय व्यवस्था है, ठीक है, और भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियां हैं, ठीक है। तो इसका भी राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने के लिए 3 सूचियां हैं, बिल्कुल, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और भारत में संघीय व्यवस्था है। चलिए प्रश्न नंबर 31
1। विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? फैक्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन आएगा ये आएगा एडवर्ड वीनर। ठीक है, वीडनर या वीनर कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में एडवर्ड वीनर ने प्रस्तुत किया, परिभाषित किया। ठीक है, तो किसी भी योजना का प्रारूप बनाना चाहिए, लक्ष्य का निर्धारण करके ही किसी योजना का प्रारूप बनाना चाहिए और उसमें समय की मांग के अनुसार परिवर्तन भी करते रहना चाहिए या कर देना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है, देखिए। लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा निम्न में से उधार ली गई है। लाइन और स्टाफ की जो एजेंसी की अवधारणा है ये कहाँ से उधार ली गई है? तो ये ली गई है पुलिस प्रशासन से। किससे ली गई है? पुलिस प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 33वें देखते हैं क्या कहता है। 33वां क्वेश्चन कहता है FW टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई? देखिए प्रश्न कितने क्लियर होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा किसकी है? FW टेलर की है। इस अवधारणा की आलोचना किसने की? इस अवधारणा की आलोचना किसने की, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मानव संबंध सिद्धांत। इसने इस FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध जो सिद्धांत था उसकी अवधारणा की क्या की है? व्याख्या, वो क्या आलोचना की है। ठीक है, तो FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की आलोचना मानव संबंध सिद्धांत के द्वारा की गई। मानव संबंध सिद्धांत को व्यवहारिक प्रबंधन भी कहा जाता है, ये चीज भी क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यवहारिक प्रबंधन भी लिखा आ सकता है। प्रश्न नंबर 34 देखिए। भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका 1951, 1951 में। भारत में योजना आयोग 1951 में स्थापित हुआ। ठीक है, यह एक संविधानेतर सलाहकारी संस्था के रूप में स्थापित हुआ था और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे कह लीजिए, क्योंकि अभी योजना आयोग को हटा दिया, नीति आयोग वहां पर लगा दिया गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35। भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है? नागरिक सेवा की भर्ती किस अधिनियम या किस संगठन या किस उस एक्ट के ऊपर निर्धारित है? तो यहाँ पर हम देखेंगे 35 में ऑप्शन नंबर बी मिंटो मार्ले। ठीक है, मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले की सिफारिश पर क्या है, ये सेवा की नागरिक सेवा की भर्ती इस पर आधारित है। ठीक, प्रश्न नंबर 36 देखिए। भिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचना क्या होती है? विभिन्न जो विभाग होते हैं उनके बीच जो सूचना आती जाती है वो किस प्रकार की होती है? तो वहाँ पर हम कह सकते हैं वो अधोमुखी संप्रेषण होता है। क्या होता है? अधोमुखी संप्रेषण। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सवाल हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, पूछे भी जाते हैं। भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी गई है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका गृह मंत्री है। फिर सरकार में, केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री रहेंगे उनको आकस्मिक निधि का अधिकार होगा। अभी आकस्मिक निधि क्या होता है? किसी भी सडनली जो जितनी भी घटनाएं घटित हो जाती हैं उसमें एक तरीके से तुरंत तत्काल रूप में जो सहायता प्रदान करने के लिए जो आकस्मिक निधि का गठन किया जाता है उसमें गृह मंत्री की अध्यक्षता होती है और भारत के गृह मंत्री के निर्देशन में ये कार्य करती है और प्रधानमंत्री का निर्देशन इसके ऊपर रहता है और भारत के गृह मंत्री के अधिकार में ये रहते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देशन में कार्य करेगा, लेकिन इसमें जब अध्यक्षता की बात करेंगे या किसके अधिकार क्षेत्र में रखी गई है तो यहाँ पर गृह मंत्री आएगा। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए। निम्नांकित सिद्धांतों में प्रकट होने का सही क्रम क्या है? कौन सा सिद्धांत पहले, कौन सा सिद्धांत बाद में आया? ये काफ़ी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका पहला सबसे पहले इसमें आएगा मानवीय संबंध सिद्धांत। ओके, उसके बाद में आएगा आपका सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। इसके बाद में आएगा आपका
निर्णयन सिद्धांत, इसके बाद में निर्णयन सिद्धांत और फिर आपका क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल सिद्धांत, ये आपके सामने आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्या कहता है आपका 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न कह रखा है कि नीचे दिए गए कोडों को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इनको हमें एक तरीके से मिलाना है और किसने कौन सा सिद्धांत दिया था उसे हमें यहाँ पे मिला देना है। क्वेश्चन नंबर 39 है। तो 39 में हम कह सकते हैं कि देखिए करिश्माई सत्ता की यदि हम बात करें, करिश्माई सत्ता का सिद्धांत यदि हम देखें तो यहाँ पर इसमें किसने दिया था, ये दिया था मैक्स वेबर ने। ओके जी। इसके बाद में प्रशासनिक व्यवहार का सिद्धांत यदि हम देखें तो ये दिया था आपके साइमन ने दिया था। विकास प्रशासन का, यहाँ पर हम देखें विकास प्रशासन का जो सिद्धांत है ये दिया था आपके विडनर ने, और फिर प्रिज्मेटिक सोसाइटी दिया आपके रिग्स ने। ओके, तो यहाँ पर जब हम इनका सही कूट चयन करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में अभिकथन और तर्क है। पहले पढ़ते हैं अभिकथन को। लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं हुई है। ठीक है जी। भारत में संसद में राजनीतिक दल भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं। मतलब ये लोकपाल की संस्था के बारे में ही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 41, शीत युद्ध की बात आ गई। तो शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मैंने ये अपने वीडियो नोट्स में अच्छे से बता रखा है। तो शीत युद्ध क्या युद्ध था, ये युद्ध ऐसा था कि युद्ध हो जाए कब हो जाए सब तैयार रहते थे, युद्ध का आभास हमेशा रहता था। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्नार्ड बूच ने किया था। ठीक है, बर्नार्ड बूच। चलिए 42 देखिए, यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी। मानव अधिकारों की घोषणा यूएनओ की महासभा ने कब की थी, तो 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी। इसी दिन मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 43, एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो आयोग है आपका, इसका कार्यालय है ये बैंकॉक में स्थित है। ओके, 44 देखिए, समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन निम्नांकित में से किस एक लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के संबंध में दिया गया था। तो ये दिया गया था हंस जे मार्गेंथौ ने। समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन एक लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के संबंध में दिया गया था। प्रश्न नंबर 45 देखिए। 45 में फिर से कालक्रम में इनको बताना है, सही अनुक्रम कोड का चयन करना है। तो देखिए 45 में आपका सबसे पहले यदि हम घटना की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है अटलांटिक चार्टर। ठीक है, अटलांटिक चार्टर के बाद में आपका कासाब्लांस सम्मेलन जो होगा, कासाब्लांस सम्मेलन होगा। फिर इसके बाद में आपके आता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आएगा और फिर आपका याल्टा सम्मेलन आएगा। तो जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहता है। ओके, प्रश्न नंबर 46 देखिए, मार्टिन कैपलान द्वारा दिए गए मॉडल प्रारूप का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है। सही कोड का हमें चयन करना है। तो मार्टिन कैपलान द्वारा जो दिए गए मॉडल हैं उसमें सही कालक्रम में कौन सा है, यहाँ पर हमें चयन करना है। तो मार्टिन कैपलान द्वारा जो दिए गए मॉडल हैं उसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो वो आएगा, सबसे पहले हमें दिखेगा शक्ति संतुलन। ठीक है जी, शक्ति संतुलन के बाद में हम देखते हैं सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। ओके, इसके बाद में आएगा आपका सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और फिर आएगी शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो इस प्रकार से जब हम ऐसे ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ओके, ये कोड हमने चयन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 3 क्वेश्चंस बचे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है और फिर हमें बताना है कि कौन सा कोड यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए सूची को हम क्या करते हैं, मिलान करते हैं। तो
फरक्का बांध बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। फरक्का बांध जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है जी। चलो जी, ऊपर से ऊपर 1 2 3 आणविक समझौता, 123 आणविक समझौता जो था ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ, भारत और यूएसए के बीच में हुआ। श्रीमाओ शास्त्री समझौता, श्रीमाओ शास्त्री समझौता भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ठीक है। अब एक बचा है शांति एवं मैत्री संधि 1950 भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये कोड हमने चयन कर लिया। 48 पे चलते हैं जी, क्या कहता है आपका 48। इसमें भी हमें सही कोड का ही चयन करना है, हमें पहले मिला लेते हैं। 48 में देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं तो एनिस क्लॉड ने पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की, पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब जे हॉलस्टी की जो यहाँ पे है ये आपकी आएगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, ए लेराय बर्नेट या बर्नेट ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल इश्यूज, ये बुक हो गई। के नोर एंड जे एन रोसेना, काफ़ी टिपिकल प्रश्न है ये, तो इसका जो राइट ऑप्शन बच गया ये आपका बच गया कनेक्टिंग अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये इनकी किताब हो गई, इनकी रचनाएं हो गई। ओके, तो यहाँ पर देखिए 48 के अंदर जो हमारा सही कोड जो हमारे सामने आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके 49 पर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। कथन है, यथार्थवादी के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता की बेरहम तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित है। वे दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि नैतिक एवं कानूनी उपाय अप्रासंगिक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार कराते हैं कि उन्हें इच्छा से हटा सकते हैं, ठीक है। ये कथन हो गया। और यहाँ पर जो हमें देखेंगे तो राइट ऑप्शन इसमें आएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 में फिर से आपके कथन और कारण है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए कथन को। यूएनओ के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए समान लिहाज बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। मानवाधिकार अहस्तांतरीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अविभाज्य है। वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य तो हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों ये आपके जो जून 2010 का पेपर था, जून 2010, ठीक है, जून 2010 का जो पेपर था इसे हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन देखे, अब देखिए 26 से 50 देखा। अब जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसमें हम पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आप तक सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लिया है तो इसे लाइक करके जाइएगा। किसी क्वेश्चन में किसी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।